हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशो क्रेज। आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ सिविक्स क्लास 10 जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो एक हाथ में बुक होनी चाहिए, एक हाथ में पेंसिल, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज फेडरलिज्म। सबसे पहले देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर एक हाथ में नहीं है, रादर पावर जो है एक, दो, तीन या उससे ज्यादा ऑर्गन्स या लेवल्स पर डिवाइडेड है, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म से इंश्योर होता है कि पावर का मिसयूज ना हो और पावर एक हाथ में ना रहे। वेयर एज इसके ऑपोजिट है हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिट एज अ नेम सजेस्ट, जब हम वंस प्लेस की बात करें तो इसका मतलब पावर सिर्फ एक हाथ में है, पावर दो तीन लेवल्स में डिवाइडेड नहीं है, रादर पावर सिर्फ एक हाथ में है। मतलब जो सारे डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, ये एक लेवल लेगा। वेयर एज फेडरलिज्म दो तीन लेवल्स मिलके अपने सारे डिसीजंस लेंगे। फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो गया बेल्जियम, इंडिया। वेयर एज यूनिटरी मेथड का, जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स में पढ़ा है, यूनिटरी मेथड का एग्जाम्पल हो गया श्रीलंका, जिसमें सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सारे डिसीजंस वो एक लेवल लेती है। और बेल्जियम और इंडिया में 2 से 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो सब मिल बांट के डिसीजन लेते हैं। तो हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। तो सबसे पहला कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का जैसे मतलब ही डिवीजन ऑफ पावर है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 या उससे ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। मतलब जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा, डिफरेंट टायर गवर्न सेम सिटीजन बट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। अब आप लोग समझिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी मुझ पे रूल कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी मेरे लिए पॉलिसीज बना ही रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेंटर है और जो स्टेट है वो गवर्न कर रही है सेम सेट ऑफ सिटीजन्स को, सेम लोगों को गवर्न कर रही है। पर सेंटर अलग प्रॉब्लम से डील कर रही है, स्टेट अलग प्रॉब्लम से डील कर रही है। जैसे सेंटर डील कर रही है नेशनल अफेयर से, जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब से। वेयर स्टेट डील कर रही है स्टेट लेवल अफेयर से, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और क्या होता है, हाँ, जैसे एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ये सब। तो ये क्या है, स्टेट लेवल डील कर रही है। पर सेंटर और स्टेट डील अलग अलग चीजों से कर रहे हैं, पर वो गवर्न सेम सिटीजन को कर रहे हैं, आपको और मुझको सेम सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर ये आधी कंट्री को गवर्न करिए, स्टेट आधी कंट्री को गवर्न करिए, ऐसा नहीं है। जो सेंटर है वो पूरी कंट्री को गवर्न करी है, जो स्टेट है वो अलग अलग स्टेट्स को गवर्न कर रही है। डन। पर इन सब का डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ वर्किंग, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ वर्किंग। जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल के अपने अलग सब्जेक्ट्स ऑफ वर्किंग है, वेयर एज स्टेट के अपने अलग सब्जेक्ट्स ऑफ वर्किंग है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बात करी, सेंटर के अपने अलग काम है, स्टेट के अपने अलग काम है, तो ये सारे काम लिखे कहाँ पे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात हम लोग याद रखेंगे। सेंटर के टास्क और स्टेट के टास्क क्लियरली डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ अप वी हैव, अगर हमें चेंज कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है, अगर हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो, या जो सेंटर और स्टेट में जो पावर डिफरेंस है कि जो सेंटर का अलग काम है, स्टेट का अलग काम है, अगर हम उससे भी हैप्पी नहीं है, अगर हमें उसमें भी चेंज चाहिए, तो हमें क्या है, कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं डिसीजन ले सकता। समझो मुझे एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाना है, तो अकेला सेंटर नहीं डिसीजन ले सकता, रादर सेंटर और स्टेट दोनों को कंबाइंड डिसीजन लेना पड़ेगा। सेंटर की भी सुनी जाएगी, स्टेट की भी सुनी जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाना है, तो हमें सेंटर का भी सुनना पड़ेगा, स्टेट का भी सुनना पड़ेगा। एक ही लेवल सारे डिसीजंस नहीं ले सकता। जैसे हमें पता है सेंटर जो है वो ज्यादा सुपीरियर है देन सेकेंडरी, पर ऐसा नहीं है कि अगर सेंटर जो भी कहेगा हम वो मान लेंगे, नहीं, हम सेंटर के भी ओपिनियंस लेंगे और स्टेट के भी ओपिनियंस लेंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन बनाएंगे। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाहिए, तो हमें सेंटर की भी सुननी पड़ेगी और स्टेट की भी सुननी पड़ेगी इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट अप वी हैव कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट। अगर सेंटर और स्टेट अपनी डिवीजन ऑफ पावर से खुश नहीं है, सेंटर को लगा यार मैं तो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाऊंगा, पर स्टेट को चाहिए मैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी बनाऊंगा, मतलब उनमें कंफ्लिक्ट अराइज हो गया। अगर उनमें कंफ्लिक्ट अराइज हो गया तो वो लोग कहां जा सकते हैं, कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब अलग अलग कोर्ट्स हैं, वो डिसीजंस लेंगे सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट का। नेक्स्ट अप वी हैव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब सेंटर और स्टेट काम कर रहे हैं, एक इतने बड़े देश को चला रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें पैसा भी चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग है, सेंटर अलग पैसे कमाता है, स्टेट अलग पैसे कमाता है। अब आप लोग बताओ, दो भाई बहन है, उन्हें मार्केट भेजा और उन्हें कहा 100 रुपए में अपना जो करना है वो करो, तो उनमें कंफ्लिक्ट होने की भावना ज्यादा है। पर अगर ऐसा कह दिया 50 रुपए तेरे, 50 रुपए तेरे, तो अगर हमने डिवीजन ऑफ सोर्सेस कर दिए, रेवेन्यू सोर्सेस कर दिया अगर हमने डिवीजन, तो कंफ्लिक्ट होने की संभावना रिड्यूस हो जाएगी। वो 50 रुपए का अपनी मर्जी का खा सकता है, वो 50 रुपए का अपनी मर्जी का खा सकता है। इसलिए ताकि डिस्प्यूट ना हो, तो हमने सेंट्रल में भी और स्टेट में भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग किए हैं। सेंटर के पास अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, वो अलग अलग चीजों से पैसे कमाता है, और जो स्टेट है वो अलग अलग चीजों से पैसे कमाता है। और बेसिकली सबसे ज्यादा फंड इनका कहां से आता है? टैक्सेस से। हम लोगों पर टैक्सेस इंप्लाई करती है, तो हम टैक्स पे करते हैं, जिसके की कारण हमारा देश अच्छे से चल सकता है। इसलिए हमें टैक्स से बच के भागना नहीं चाहिए, रैदर हमें टैक्स टाइमली पे करना चाहिए। लास्ट अप वी हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमने फीचर में ही बात करी है फेडरलिज्म के, पर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम, कि फेडरलिज्म का एम क्या है। तो फेडरलिज्म का एम ये है कि वो इंडिया की यूनिटी की भी रिस्पेक्ट करे, प्लस उसमें डाइवर्सिटी भी इंश्योर करे। इसका मतलब ये है कि आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इन सब के लोग रहते हैं, पर स्टिल हम लोगों में यूनिटी है। अब समझो आप बच्चे देख रहे हो, है ना, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, कोई जल्दी से सीख रहा है, कोई धीरे से सीख रहा है, किसी को लिख के प्रैक्टिस होता है, किसी को सुन के प्रैक्टिस हो जाता है। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अलग है, तो हमें उस डाइवर्सिटी को, जो यूनिकनेस है हर एक इंडिविजुअल की, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। उसके प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें यूनिटी भी स्टैब्लिश करनी है। ये नहीं कि हम सबकी डिस्टिंक्टिवनेस, सबका जो इंडिविजुअल यूनिकनेस है उसको हार्म करें, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान अलग है, तो हमें हर एक इंसान को लेके चलना है, ठीक है, पर हमें अपनी यूनिटी भी प्रमोट करनी है। ये नहीं हम लोग अलग है तो कोई इधर सोच रहा है, कोई इधर सोच रहा है, नहीं, हम लोग सब एकता से काम करेंगे। तो फेडरलिज्म का अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये है, इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिटी को प्रमोट करना, वेयर एज इसके फीचर्स में ये सारे फीचर्स आते हैं जो हमने डिस्कस किए। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।